हेलो एवरीवन, मैं रश्मि आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब लोग अच्छे हों, आपकी हेल्थ अच्छी हो और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही हो। इधर आएंगे और क्लास की शुरुआत करेंगे। तो आज हमारी 7 वाली क्लास है। 6 क्लास अभी तक इसमें हमारी कंप्लीट हो गई है। तो अगर आप आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम देने वाले हैं, मतलब एग्जाम आपका अभी तक हुआ नहीं है, तो आप ये 6 क्लास और आज की क्लास देख सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपका पेपर हो गया है तो आप YouTube पर ये सर्च ना करें कि कट ऑफ कितनी जाएगी, मेंस का पेपर कब होगा। इसमें टाइम खराब होगा आपका और कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये सिलसिला आपका तब तक चलेगा जब तक मेंस का डेट नहीं आ जाएगी या प्री की वो नहीं आ जाएगी, क्या रिजल्ट नहीं आ जाएगा तब तक। तो उसमें नहीं उलझना है आपने। आपने क्या करना है, जो भी चैप्टर आपका छूट गया है या कोई टॉपिक आपका छूट गया है या वीक है, उसके नोट्स तैयार करने हैं और आपने रिवीजन करना है, ठीक है। किसी की भी वीडियो में नहीं फंसना है। ऐसी कोई वीडियो अभी नहीं देखनी है कि कट ऑफ कितनी जाएगी, मेंस का पेपर कब होगा, रिजल्ट कब आएगा। ऐसी कोई वीडियो देख करके अपना टाइम खराब नहीं करना, अपनी एनर्जी खराब नहीं करना, अपना दिमाग खराब नहीं करना है। अगर आपका पेपर अच्छा गया है तो आपकी अंतरात्मा आपको बोल रही होगी अच्छा गया है। अगर अच्छा नहीं भी गया है तब भी मैथ, रीजनिंग, जीएस सभी एग्जाम्स में आते हैं, आपको ये बहुत अच्छे से कर लेना है, ठीक है। सभी के नोट्स तैयार करने हैं। जितना अगर आपने सभी चैप्टर के नोट्स बना लिए, जैसे जीएस हो गई, मैथ हो गई, रीजनिंग हो गई, सभी के बना लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसका रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो मैथ रीजनिंग की अच्छे से। अगर कोई छूट गया है तो उसके नोट्स बना लो, ठीक है ना। जब तक एग्जाम हो रहा है तब तक टाइम, ऐसा नहीं कि मैं अब मेरा पेपर हो गया 2-4 दिन में एंजॉय करूंगा, घूमूंगा फिरूंगा, ऐसा हो गया वैसा हो गया। जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता है ना, तब तक भूल जाओ सब कुछ, ठीक है। अपना क्या करना है, तैयारी करनी है, एक बार सिलेक्शन ले लेना है, उसके बाद पूरी लाइफ बढ़िया एंजॉय करने के लिए वो सब करते रहना है, ठीक है। ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगी मैं, ज्यादा ज्ञान अच्छी बात नहीं होती है, फ्री का ज्ञान लोगों को हजम नहीं होता है। बस मैं इतना ही कहूंगी कि टाइम खराब नहीं करना है वो वीडियो देख देख करके कि कट ऑफ कितनी जाएगी, रिजल्ट कब आएगा, मेंस की एग्जाम डेट क्या है, कब होगा, ये सब नहीं करना है, ठीक है। अपना जो भी बचा हुआ है उसे कंप्लीट करो, नोट्स तैयार करो, प्रैक्टिस करो, रिवीजन मारो, दनादन रिवीजन मारो, एकदम दबा के रिवीजन मारो। क्योंकि जो मेंस का पेपर है ना, वो थोड़ा सा लेवल उसका हाई जाएगा। प्री और मेंस का सिलेबस सेम ही है, बस लेवल थोड़ा सा हाई जाएगा उसका, ठीक है। चलिए इधर आएंगे, क्वेश्चन को मैं रीड करूंगी पहले, फिर इसे सॉल्व करूंगी। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, एक दुकानदार एक कमीज को क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है और उस पर 11 से 1/9% और 10% की क्रमिक छूट देता है। यदि अर्जित लाभ और दी गई छूट के बीच का अंतर 200 रुपए है तो शर्ट का अंकित मूल्य ज्ञात करें, ये हमसे कहा जा रहा है, ठीक है। तो देखो, मैंने आपको बताया है कि जब भी हमको क्या है, कोई एक एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी हो और बाकी सब चीज हमें परसेंटेज में दे रखी है, तो सीपी, एसपी और मार्क्स प्राइस हमें लिखना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, हम 100 मानते हैं, जैसे कि हमने सीपी लिखा यहाँ पर और यहाँ हमने लिखा क्या, मार्क्स प्राइस, और यहाँ हमने लिखा एसपी। तो हमने कहा सीपी को हम 100 मान लेते हैं, तो ऐसे नहीं करना है कि सीपी को 100 मान लेते हैं। जब भी हम किसी एग्जैक्ट वैल्यू के साथ कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ 100 नहीं मानना है आपने, या तो यूनिट लिख लो या फिर क्या लिख लो, एक्स। मेरे को एक्स लिखना अच्छा लगता है तो मैं लिखूंगी यहाँ पर क्या, 100x। मैंने माना कि सीपी कितना है हमारा, 100x है। अब 50% हमने अधिक अंकित किया है तो मार्क्स प्राइस हो गया होगा 150x। अब क्या हुआ, इस 150x पे हमने 11 से 1/9% और 10% की क्रमिक छूट दी है। 11 से 1/9% बराबर होता है हमारा 1/9 और 10% बराबर होता है हमारा 1/10, ठीक है ना, यही होता है। तो इस 150x जो मेरे पास है, यहाँ पे लिख लेती हूँ, ठीक है ना, इधर लिख लेती हूँ। ये जो 150x हमारे पास है, इसका मुझे चाहिए कितना, 1/9 की अगर मैंने छूट दे दी, डिस्काउंट दे दिया, तो मेरे पास बचेगा 8/9 और इधर 1/10 की छूट दे दी, डिस्काउंट दे दिया, तो मेरे पास बचेगा 9/10। तो यहाँ से 9 से 9 जाएगा, 0 से 0 जाएगा और 15 8 120, ये 120 हमारा क्या आ जाएगा, 120x एसपी, मतलब कि सेलिंग प्राइस। अब हमसे कहा जा रहा है कि अर्जित लाभ और छूट मतलब कि डिस्काउंट, इसका डिफरेंस 200 रुपए है, ये हमसे कहा जा रहा है। तो अर्जित लाभ कितना है, 100x में खरीदा था, 200x में बेचा है, तो प्रॉफिट हमको कितना हो रहा है, 20x का प्रॉफिट हमको हो रहा है। डिस्काउंट कितना दिया है, मार्क्स प्राइस 150x है, डिस्काउंट हमेशा मार्क्स प्राइस पे दिया जाता है। 150x से 120x रह गया है, तो डिस्काउंट हमने दिया है 30x का, ठीक है, यही दिया है। अब 30x और 20x इन दोनों का डिफरेंस 10x, और इन 10x की वैल्यू मुझे 200 दे रखी है, यही दे रखा है, कुछ अलग तो लिखा नहीं, मैं तो वही लिख रही हूँ जो पेपर में जो क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है ना। तो हमसे कहा जा रहा है कि अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य हमारे पास 150x, तो 150x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये इसका 20 गुना है, इसका 20 गुना करेंगे तो 15 दूनी कितना आ जाएगा, 30, ठीक है ना, 20 गुना है 200 है ना, ठीक है। तो 15 दूनी 30, तो 3000 होना चाहिए, तो भाई 20 गुना करेंगे ना, सही है ना। जीरो का जीरो लगाएंगे, दिमाग हमारा भी देखो कहाँ जा रहा है। आप लोग थोड़ा सा ना ध्यान से करके आना, कभी कभी दिमाग में गर्मी हो जाती है बहुत ज्यादा, तो काम नहीं करता है। गर्मी आजकल वैसे भी बहुत ज्यादा हो रही है, सच में आप देख रहे हो, पसीना पसीना हो रहा है मेरे को। तो आप सबको गर्मी मुबारक हो
और एग्जाम हॉल में भी आपको थोड़ी थोड़ी गर्मी लगेगी, क्योंकि एसी उतना अच्छे से काम नहीं करेगा, इतनी सारी भीड़ भाड़ में लोग अपनी अपनी सांसें छोड़ रहे होंगे, तो थोड़ी सी गर्मी हो रही होगी। ठीक है, तो अभी क्या है, जिनका पेपर नहीं हुआ है वो थोड़ा सा डेली मेडिटेशन जरूर करते रहे, नहीं तो अंदर से घबराहट बहुत ज्यादा होती है एग्जाम हॉल में। तो घबराहट ना हो इसके लिए सुबह अनुलोम विलोम कपालभाति और मेडिटेशन करते रहना है आपने, जिससे आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील होता रहेगा। ठीक है, और एकदम चिल होके बैठना है एग्जाम हॉल में, जो भी होगा देखा जाएगा, प्रेशर नहीं लेना है दिमाग पे। ठीक है, चलिए, ये 50 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 5 किलोमीटर से हराता है, बी सी को 5 किलोमीटर से हराता है, तो ए सी को कितने मीटर से हराएगा, ये हमसे कहा जा रहा है। तो ये हमारे पास ए है, और ये हमारे पास बी है, और ये हमारे पास सी है। जब ए 50 किलोमीटर दौड़ता है तो बी 5 किलोमीटर कम दौड़ता है, मतलब बी 45 दौड़ता होगा। ये जब 50 दौड़ता होगा तो ये 45 दौड़ता होगा, और बी सी को 5 किलोमीटर से हराता है 5 किलोमीटर की दौड़ में, तो जब बी 50 दौड़ता होगा तब सी 45 दौड़ता होगा। बस इतनी सी बात कही जा रही है। अब एक बार तो कहा जा रहा है कि बी 45 है, एक बार 50 है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो बी को करना पड़ेगा हमें क्या, इक्वल। इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको काट लो आप 5 से, 5 से काटोगे तो यहाँ 10, 5 से काटोगे 9, 5 से काटोगे 10, 5 से काटोगे 9। अब आप इक्वल कर सकते हैं, यहाँ पर आप 9 से मल्टीपल कर लीजिए, यहाँ आप 10 से मल्टीपल कर लीजिए। ठीक है ना, और यहाँ 10 से किया है तो इधर भी आपने 10 से करना पड़ेगा, यहाँ 9 से किया है तो इधर भी आपने 9 से करना पड़ेगा। और अब फाइनल रिजल्ट हमारे पास कितना आ जाएगा, 100, और ये 90, और ये 9 9 81। इसका मतलब होगा कि जब ए 100 किलोमीटर दौड़ता है तो बी 90 किलोमीटर दौड़ता है, और सी 81 किलोमीटर दौड़ता है। अभी ठीक है, अब हमसे कहा जा रहा है कि ए सी को कितने मीटर से हराएगा, 50 किलोमीटर की दौड़ में। 100 किलोमीटर की दौड़ में ये इसको कितने से हराता है, ये हराता है इसको 19 किलोमीटर से। कितने की दौड़ में, 100 किलोमीटर की दौड़ में। 100 किलोमीटर की दौड़ में 19 किलोमीटर से हराता है, तो 50 किलोमीटर की दौड़ में कितने से हराएगा, आधा कर देंगे, 19/2। इधर आधा करा है तो इधर भी आधा कर देंगे, बट हमें सब कुछ मीटर में दे रखा है, किलोमीटर में नहीं दे रखा है। तो इसे हम क्या करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे, और 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। तो 1000 से मल्टीपल कर दिया हमने, 2 से काटेंगे 500 बार जाएगा, 19 पंजू 95 होता है, तो ये आपका 9500 मीटर। ठीक है ना, 9500 मीटर, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 50 किलोमीटर की दौड़ में ए सी को 9500 मीटर से हराएगा। समझ में आ गया। चलिए, ये रेस वाला क्वेश्चन था, रेस वाला। ठीक है, तो रेस मैंने अलग से कराया हुआ था, अगर आपने देखा होगा तो, नहीं देखा होगा तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो हैं, अगर आपको रेस नहीं आता है तो देख के जाना, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, देख लेना उसको। नमन ने एक दुकान से 720 रुपए में कुछ सेब खरीदे, उसने मोल तोल करके कीमत तय की और दुकानदार ने प्रति सेब 2 रुपए कम कर दिए। इस वजह से नमन पहले खरीदे गए सेब से 4 ज्यादा सेब खरीद सका। उसने शुरू में कितने सेब खरीदे थे, ये हमसे कहा जा रहा है। तो शुरू में कितने सेब उसने खरीदे थे, अब देखो ऐसे करो ना बहुत टाइम लगेगा। आपने ऐसे क्वेश्चंस के लिए चले जाना है कहाँ, ऑप्शन पे। ये जो 720 हमको दे रखा है, ये 720 आपका, एक तो मैं मान लू कि एक्स सेब खरीदे थे पहले, ठीक है ना, एक्स, तो ये एक्स से भी कटना चाहिए, और बाद में क्या कर रहा है कि 2 रुपए कम कर दिए तो 4 ज्यादा सेब खरीद सका, तो ये x प्लस 4 से भी कटना चाहिए। अब कहाँ जाएंगे, ऑप्शन पे। अगर मैं 48 मानती हूँ x को, तो 4 ऐड करूंगी, कितना आ जाएगा, 52। 52 से कटेगा नहीं, क्योंकि 13 चौका 52 होता है, तो 13 का मल्टीपल बनेगा, ये कटेगा नहीं। ठीक है, ऐसे करना है, यही दिमाग लगाना है एग्जाम हॉल में, और कोई भी दिमाग आपने नहीं लगाना है। दूसरा ऑप्शन है 44, 44 लेंगे तो 11 चौक 44 होता है, 11 का मल्टीपल ये है नहीं है, तो ये आपका चला गया। तीसरा लेंगे 36, 36 से ये कटेगा, 36 दूनी 72, और 4 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा हमारे पास, 40, 40 से भी ये कटेगा, इसका मतलब ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ये वाला नहीं होगा, बिकॉज 40 से तो ये कटेगा, पर 4 ऐड करेंगे 44 बन जाएगा, 44 से ये नहीं कटेगा। एग्जाम हॉल में बैठना है, ऐसे ही दिमाग लगाना है। बेसिक तरीके मैंने ऐसे क्वेश्चंस के आपको सिलेबस में करा दिए हैं, अभी मैं वो तरीके बता रही हूँ जो आपने एग्जाम हॉल में बैठ के अप्लाई करने हैं, मतलब कि यूज करने हैं। ठीक है, तो देख लो आपका क्या लेवल है और कैसे क्वेश्चन को सेल्फ सॉल्व कर रहे हैं आप। ये क्वेश्चन हमारा ये 2 की पावर x बराबर 4 की पावर y है बराबर 8 की पावर z है, तो 1/2x प्लस का 1/4y प्लस का 1/4z इक्वल टू 4 है, तो x का मान क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। तो यहाँ से सबसे पहले हम इक्वल करेंगे, इसको मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर, इसको मैं 2y लिख सकती हूँ, इक्वल टू 2 की पावर 3z लिख सकती हूँ इसको, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं। अब बेस अगर हमारा सेम हो गया है तो हम यहाँ से x इक्वल टू 2y इक्वल टू 3z भी लिख सकते हैं।
ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ है हमारे पास में 4y, तो 2y बराबर x है, तो यहाँ से 4y बराबर कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। x में कन्वर्ट कर लेते हैं सब कुछ, ठीक है। अब देखो 3z बराबर मेरे पास x है, तो केवल z बराबर कितना आ जाएगा, x/3 आ जाएगा। मेरे को चाहिए 4z, तो यहाँ 4 से मल्टीपल, यहाँ भी 4 से मल्टीपल, तो ये 4x/3 आ जाएगा, ठीक है। कर लिया। अब इस सबको इधर अप्लाई कर दो, कहाँ, इधर उठा के अप्लाई कर दो। 1/2x प्लस का 1/4y को, 4y को हम 2x लिख सकते हैं, तो 1/2x प्लस का 1/4z को, 4z को हम 4x/3 लिख सकते हैं। 3 ऊपर चला जाएगा तो 3/4x इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। इज इक्वल टू हमें क्या दे रखा है, 4 दे रखा है, तो 4 लिखेंगे। x का मान हमसे पूछा है, यहाँ से हम क्या करेंगे, 4x अपना एलसीएम लेंगे। 4x हमने लिया एलसीएम, हमारे पास इससे 2 बार कटेगा तो 2, यहाँ भी 2, और यहाँ पर 1 बार कटेगा तो 7 आ जाएगा ऊपर, इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से 4 चौक 16, 16x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास में 7, और x बराबर कितना आ जाएगा 7/16, और ये आपका क्या होगा आंसर, ठीक है जी। ये क्या आ जाएगा आपका आंसर, तो 7/16 ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। कर पाएंगे ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो ध्यान से इसे देख लेना, अगर नहीं कर पाए तो समझ लेना कि हमें पहले क्या करना है, बेस को सेम बनाना है, बेस को सेम बना करके हमें उसे हटाना है और पावर को इक्वल कर देना है, फिर ठीक है ना। x बराबर 2y बराबर 3z आपने लिखना है इसे, फिर जो भी है यहाँ पर जो भी दे रखा है इसे बना लेना है। जैसे कि x बराबर 2y है तो 2x बराबर 4y हो जाएगा, ठीक है, ऐसे बनाना है उसको। 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 80% मतदाताओं ने अपना मतदान किया है, जिसमें से 53 मत अवैध घोषित किए गए थे। विजेता को सभी मतदाताओं की सूची में 48% मत मिले हैं और वह 1013 मतों से जीत जाता है। सूची में मतदाताओं की संख्या क्या थी, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो अभी क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल का है, वैसे मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको कराया है, बट अगर आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो एक बार और समझेंगे आप, ठीक है ना। मैंने मान लिया कि जो टोटल मतदाता थे, ठीक है ना, सूची में टोटल मतदाता थे वो थे 100x, ठीक है। मैंने कितना मान लिया 100x, x जरूर लेना है बिकॉज एग्जैक्ट वैल्यू में 2 बार दे रखी है, ठीक है। अब क्या हुआ, 80% मतदाताओं ने अपना मतदान किया है, तो 80x ने किया होगा, ठीक है ना। अब क्या हुआ, 53 मत जो है अवैध घोषित हो गए, तो टोटल जो वैलिड वोट बचे होंगे वो बचे होंगे 80x माइनस का कितना 53। विजेता को सभी मतदाताओं की सूची का 48% मिला है, मतलब इसमें जो हारने वाला है और जीतने वाला है, एक व्यक्ति जीता होगा और एक व्यक्ति क्या हुआ, क्या करा होगा, हारा होगा, ठीक है ना। तो हारने वाला लिख देती हूँ मैं, ठीक है ना, हारने वाला। एक व्यक्ति क्या किया होगा, जीतने वाला, और एक हारने वाला, ठीक है ना। यहाँ पे आप लिख लेना, स्पेस नहीं है तो यहाँ तक छोड़ देंगे। तो जीतने वाले ने सभी मतदाताओं की सूची में 48% मत मिले, तो सभी क्या है, हमने 100x लिया है, तो 100x का 48x इसे मिला है। अब हारने वाले को कितना मिला होगा, यहाँ से नहीं देखना है, यहाँ से देखना है। वैलिड वोट हमारे पास ये है, तो इसमें से इसे माइनस करेंगे, तो हारने वाले को मिला होगा 32x माइनस का 53, ठीक है, ये मिला होगा हारने वाले को। अब हमसे कहा जा रहा है कि जीतने वाला 1013 मतों से जीता है। वैसे जीता कितने से है, यहाँ से डिफरेंस लेंगे, इसमें से इससे माइनस करेंगे तो माइनस वाला प्लस का हो जाएगा और माइनस का हो जाएगा, तो 8 और 8 16x प्लस का 53 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 53 करना है बाबा, प्लस का 1053, नहीं 53, ठीक है ना, ये प्लस का होगा ना, इज इक्वल टू 1013, ठीक है, ये हमारे पास। अब यहाँ से ये प्लस का है, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो मैं यहाँ से ये लिख सकती हूँ कि ये जो 16x है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 में से 3 जाएगा तो हमारे पास 0 आ जाएगा। उसके बाद 11 में से हमारे पास 5 जाएगा तो 6 बचेगा, और यहाँ पर हमारे पास 9 बचेगा। x बराबर 16 6 96, मतलब कि 60 आ जाएगा। और सूची में मतदाताओं की संख्या पूछी है जो कि हमारे पास 100x है, तो 100x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में, 100x की वैल्यू आ जाएगी 6000, और ये आपका क्या होगा आंसर। ऐसा कोई क्वेश्चन मिलेगा तो आपने क्या करना है, x लिखना बिल्कुल नहीं भूलना है। जब भी हम किसी एग्जैक्ट वैल्यू के साथ कैलकुलेशन करते हैं तो जो भी हम मान रहे हैं अपनी तरफ से उसमें x या यूनिट जरूर लिख लेना है, ठीक है। चलिए, जो भी आपको बढ़िया लगता है, मेरे को x लिखना अच्छा लगता है तो मैं x लिख लेती हूँ, बाकी आप कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है, अपनी मर्जी से। यदि 5000 रुपए एक वर्ष में 5900 रुपए हो जाते हैं तो समान साधारण ब्याज दर पर 5 वर्ष के अंत में 8000 रुपए कितना हो जाएगा। शॉर्ट में करें, 5000 रुपए पर एक साल में ब्याज मिलता है 900 रुपए, क्योंकि 5900 हो रहा है तो एक साल में ब्याज कितना मिला होगा 900 रुपए। तो 1000 रुपए पर कितना मिलेगा, 1000 रुपए पर एक साल में जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा, 5 से काटेंगे तो 180, नहीं 18 पंजे 90, ठीक है, 180 रुपए, ठीक है ना, यही मिलेगा। कितना मिलेगा, 180 रुपए एक साल में। तो इस पर 5 साल में ब्याज कितना मिलेगा, 5 साल में 18 पंजे 90, मतलब कि 900 रुपए ब्याज मिलेगा।
1,000 रुपए पर 5 साल में 900 रुपए ब्याज मिलता है। अब मुझे 8,000 रुपए पर निकालना है। मैंने क्या कर दिया, 1,000 को 8,000 बना दिया। तो यहाँ भी क्या होगा, 8 गुना कर दिया, यहाँ भी 8 गुना करेंगे हम। इधर हमने 8 गुना किया है तो इधर भी 8 गुना करेंगे। तो 8 ने 72, मतलब के 7,200 रुपए इधर क्या होगा, ब्याज मिल जाएगा। अमाउंट बराबर क्या होता है आपका, प्रिंसिपल प्लस का क्या, ब्याज। तो 8,000 प्लस का 7,200, 15,200 रुपए आपका अमाउंट आ जाएगा। तो 8,000 रुपए 5 साल में 15,200 रुपए हो जाएंगे और ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी समझ में आ रहा है, ऐसे ही करना होता है, ठीक है। हमने इसको 5,000 को 1,000 बना लिया ताकि कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाए। अब आप इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह वगैरह निकालते रहेंगे, वो एक पागलपंती हो जाएगी, वो काम आपने नहीं करना है। चलो, अभय और भरत एक निश्चित कार्य को क्रमशः 9 और 11 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया और 3 दिनों के बाद भरत चला जाता है। अभय शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ये है हमारे पास अभय और ये हमारे पास भरत। मैंने ए और बी बना दिया है। ये करता है 9 दिनों में और ये करता है हमारे पास 11 दिनों में। टोटल जो वर्क होगा वो आ जाएगा इनका एलसीएम, मतलब कि 99। इससे काटोगे तो 9 बार जाएगा, इससे काटोगे तो 11 बार जाएगा। बाबा मैं उल्टा उल्टा लिख रही हूँ, इधर 9 बार जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या होगा कि ए जो है एक दिन में 11 काम करता है, बी जो है एक दिन में 9 काम करता है। तो दोनों मिलकर के ए प्लस बी मिलकर के एक दिन में कितना काम कर देंगे, 11 प्लस का 9 मतलब कि 20 काम कर देंगे, ठीक है। अब एक दिन में इन्होंने 20 काम किया है और 3 दिनों तक साथ में काम करते हैं। तो 3 दिन में काम कितना कर देंगे, 3 दिन में काम कर देंगे 60। तो काम कितना बचेगा, काम बचेगा 39। ये जो 39 बचा हुआ है ये अभय से करवाना है। रिमेनिंग काम कितना बचा है हमारे पास, 39। और काम कौन करेगा, अभय। तो अभय शेष काम को कितने दिन में करेगा, 39 बट्टे एफिशिएंसी इसकी 11 है। अब ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं तो हम इसे बनाएंगे। अब 11 है तो 11 का मल्टीपल 33 ही बनेगा, 11 तिया 33। तो या तो ये होगा या ये होगा। अब 3 गुना किया तो 9 तिया 27, मतलब कि ये आपका आंसर होगा, ठीक है ना, 117। यहाँ पर आपने क्या करना है, 3/3 से मल्टीपल कर दो। अब देखो ऑप्शन ऐसा है ना, ऐसे ही हमको करना पड़ेगा। जैसा ऑप्शन दिया है हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करके वैसा ही बनाना पड़ेगा। आप अपनी नहीं लगा सकते उसमें, ठीक है ना, कि नहीं मैं तो 39/11 ही टिक करके आऊंगा, पहले सबको काट काट के देखूंगा। ऐसे नहीं, सबको काट काट के देखने से बेहतर है कि यहीं पर अपना कर लिया जाए, ठीक है। तो यहाँ से करेंगे तो 3 3 9, 9 तिया 27, मतलब कि 117/11 तिया 33। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। थोड़ा सा दिमाग का यूज करेंगे तो आसानी से क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाता है, नहीं तो कर सकते हैं अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। 2 पाइप ए और सी क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में एक टंकी को भर सकते हैं। यदि ए हमेशा खुला रहता है और सी 30 मिनट के लिए खुला रहता है तो टंकी को भरने में लगने वाला समय ज्ञात करें, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो ए है और कौन है, सी है। तो सी 10 घंटे में भर सकता है, मतलब ए, और सी 15 घंटे में टंकी को भर सकता है। ए हमेशा खुला रहता है, सी 30 मिनट के लिए खुला रहता है, मतलब केवल 30 मिनट के लिए खोला गया है सी को। तो जो टंकी में जो पानी भरा जाता होगा, जो उसकी क्षमता होगी टंकी की कितना पानी उसमें आ सकता है, वो होगा इसका एलसीएम। मतलब कि एलसीएम लेंगे तो 30 आ जाएगा, जो कि 15 से भी कटेगा और 10 से भी कटेगा। 10 से काटेंगे तो 3 बार जाएगा, 15 से काटेंगे तो 2 बार जाएगा। मतलब कि ए जो है वो 1 घंटे में 3 लीटर पानी भरता है, सी जो है 1 घंटे में 2 लीटर पानी भरता है। तो ये जो सी है 1 घंटे में 2 लीटर पानी भरता है, तो यही सी आधे घंटे में, मतलब कि 30 मिनट में कितना पानी भरेगा, इसका आधा, मतलब कि 1 लीटर पानी भरेगा, ठीक है ना, 1 लीटर पानी भरेगा। तो इससे 30 मिनट पानी भरवा के भगा देते हैं इसको, रिमेनिंग पानी बचेगा 29 लीटर, ठीक है ना, जो कि ए से भरवा लेते हैं। तो ए बचा हमारे पास और 29 लीटर पानी है। इफिशियंसी इसकी 3 है, काट दो, 3 निम 27, 2 बचेगा 3, 9 सही 2/3। टाइम घंटे लगेंगे, मतलब कि 9 सही 2/3 का मतलब होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। सी ने सिर्फ 30 मिनट काम किया है तो इसे 30 मिनट काम करके इसे भगा दो, बाकी इसे रखना ही नहीं है। चलिए, यदि x + 1/x = 5 है तो 3x / 2x² + 2 - के 5x का मान क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ कि x² + का 1 = 5x, ऐसे लिख सकती हूँ। अब यहाँ से क्या करूंगी मैं, यहाँ से करूंगी 3x में 2 यहाँ से बाहर ले लेती हूँ। मेरे पास बचेगा x² + का 1 - के 5x, ठीक है, ये बचेगा। अब यहाँ से x² + 1 की वैल्यू 5x रख देती हूँ, तो हमारे पास आ जाएगा ये 3x में 5 दूनी 10x में से कितना जाएगा, 5x जाएगा, तो कितना बचेगा, 5x ही बचेगा, ठीक है। फिर भी मैं लिख देती हूँ 10x, इसकी वैल्यू कितनी 5x, 5 दूनी 10, इसमें से कितना जाएगा हमारे पास 5x जाएगा। सही से लिखना पड़ेगा मेरे को। 5x अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 3x में 5x,
एक्स से एक्स हम क्या करेंगे, उड़ा देंगे, तो हमारे पास 3/5 बचेगा केवल, और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। 3/5 का मतलब होगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? नहीं आए तो क्या करना है, टाइम कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। मेरे को लगेगा डाउट जेन्युइन है तो मैं सॉल्व कराऊंगी नेक्स्ट क्लास में। अभी देखो लाइफ है ना, बहुत गड़बड़ गड़बड़ चल रही थी, थोड़ा सा भी सेटल होने वाली है, ऐसा संभावना है। अगर सेटल हो गई तो रेगुलर क्लासेस पे चलेंगी, ठीक है ना, फिर ये जो गैप वैप हो रहा है ये नहीं होगा और अच्छे से क्लासेस में ले पाऊंगी। प्रेम एक वस्तु रिया को 20% के लाभ पर बेचता है। रिया उस वस्तु को प्रेम को 20% की हानि पर वापस बेच देती है। इस लेन देन में किसको क्या होगा? रिया को 24% का लाभ होगा या प्रेम को 12% का लाभ होगा? रिया को 12% की हानि होगी या प्रेम को 24% का लाभ होगा? तो देखो प्रेम है और कौन है, रिया है। मान लो प्रेम के पास जो वस्तु थी उसका मूल्य था 100 रुपए, ठीक है ना, इसने 20% के लाभ पर रिया को बेच दिया, तो रिया को 20% के प्रॉफिट पर बेचा है, तो रिया ने खरीदा कितने में होगा, 120 में खरीदा होगा, ठीक है ना, 120 में खरीदा होगा। अब रिया ने उस वस्तु को वापस 20% की हानि पर बेच दिया, किसको, प्रेम को। अब वापस 20% की हानि पर बेचा है प्रेम को, तो क्या होगा, एक्स नहीं लिखना है, परसेंटेज लिखना है बाबा, ठीक है। तो 12 दूनी 24 और 24 माइनस करेंगे तो 96 में क्या है, प्रेम ने वापस खरीद लिया। अब प्रेम को क्या हुआ, यहाँ पर 20 रुपए का प्रॉफिट इधर हुआ, 4 रुपए का प्रॉफिट इसको इधर हो गया, टोटल प्रॉफिट कितने का हो गया इसको, 24 रुपए का, कितने का, 24 रुपए का, और सीपी कितना है 100, तो 100 पर 24 का प्रॉफिट मतलब कि 24% का प्रॉफिट, तो प्रेम को 24% का लाभ, ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? या फिर आप यहाँ से 20% इक्वल टू कितना आ जाएगा, 24, आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं, ये सब ना करके आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं, 24% का प्रॉफिट हो जाएगा किसको, प्रेम को, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले। दो दोस्तों अमित और गोपाल की मासिक आय क्रमशः 5:7 के अनुपात में है और उनमें से प्रत्येक हर महीने 72,000 रुपए बचाता है। ये उनके मासिक व्यय का अनुपात 2:3 है, तो अमित की मासिक आय ज्ञात करें, ये हमसे कहा जा रहा है। तो इनकम बराबर क्या होता है, इनकम बराबर होता है जो भी हम एक्सपेंडिचर करते हैं वो प्लस का जो भी हम सेविंग करते हैं वो, ठीक है ना, यही होता है, मैंने आपको यही बताया है। तो यहां से हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे इसमें क्रॉस मल्टीपल लगाएंगे, ठीक है ना। तो इनकम मतलब कि आय का जो रेशियो है इनकम, ठीक है ना, इनकम आय का जो रेशियो है वो है 5:7 का, और व्यय मतलब कि एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो है 2:3 का, और शेविंग क्या है, शेविंग है दोनों की 72,000 रुपए, ये भी 72,000 बचाता है, ये भी 72,000 बचाता है। क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं इस मेथड को। यहाँ से हम इसका मल्टीपल इधर करेंगे, इसका मल्टीपल इधर करेंगे, इधर करेंगे तो 7 दूनी 14, इधर करेंगे तो 5 तिया 15, इसका मल्टीपल इधर करेंगे, इसका मल्टीपल इधर करेंगे, तो देखो 72,000 तो यहाँ से डिफरेंस ले लो, 1 का आ जाएगा, फिर यहाँ पे मल्टीपल करेंगे 1 से, तो 72,000 का इधर करेंगे तो 72 × 3 आएगा, इधर करेंगे 72 × 2 आएगा, तो 1 ही आएगा, ठीक है ना, मतलब कि इधर 72,000 आ जाएगा, 72,000 डिफरेंस लेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। यहां से डिफरेंस लेंगे 1 आएगा, 1 की वैल्यू क्या होगी, 72,000 होगी, इधर 1 की वैल्यू अगर 72,000 है तो अमित की मासिक आय क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। अमित की मासिक आय, अमित और गोपाल, ये हमारे पास अमित और ये हमारे पास गोपाल, ठीक है। ये तो अमित की आय है 5, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 0 0 0 5 10 और 7 35 और 36, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन ए आपका क्या होगा, राइट आंसर। समझ पा रहे हैं? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं इस वाले मेथड पे, अगर आपने सिलेबस देखा है ठीक से कंप्लीट किया है तो आपको पता होगा, कंप्लीट नहीं किया है तो अपनी कोई गलती नहीं है बाबा, ठीक है ना, अपने तो कराया था, आपने नहीं किया तो दिस इज योर मिस्टेक, नॉट माई मिस्टेक। चलो इधर आते हैं। रवि एक कैमरा खरीदता है और वास्तविक मूल्य से 18% कम भुगतान करता है, वह इसे अपने द्वारा भुगतान किए गए मूल्य पर 30% लाभ पर बेच देता है। रवि द्वारा वास्तविक मूल्य पर अर्जित लाभ प्रतिशत कितना था, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो रवि एक कैमरा खरीदता है और उसे वास्तविक मूल्य से 18% कम भुगतान करता है, मतलब कि वास्तविक मूल्य उसका जो रियल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस कह सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं वास्तविक मूल्य को 100x मान लूं, कितना मान लूं 100x, ठीक है, तो उसने जो भुगतान किया है, किसने, रवि ने, वो किया है 18% कम, मतलब कि इसने किया है आपका 82x, ठीक है। ये कहेंगे कि रवि के लिए जो सीपी है वो है 82x, ठीक है, ये कहेंगे। वह इसे अपने द्वारा भुगतान किए गए मूल्य पर 30% लाभ पर बेच देता है। रवि द्वारा वास्तविक मूल्य पर अर्जित लाभ क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। वैसे x नहीं माने हम, कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है तब भी काम चलेगा, हम 100 भी मान सकते हैं, ठीक है,
100 भी मान सकते हैं, क्योंकि किसी भी एग्जैक्ट वैल्यू के साथ कोई भी कैलकुलेशन हमारे पास नहीं है। ऐसे हमने लिख दिया इसको। अब 30% का लाभ इसमें मैं ऐड कर दूं, कितना 30%, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा इसका 10% होगा आपका 8.2, तो 8 दिया 24, 24.6, कितना 24.6 ये आ जाएगा। इसमें ऐड करूं तो 100, 106.6, ठीक है, 106.6 ये आ जाएगा। ये क्या है, इसके लिए सेलिंग प्राइस क्या है, बेच दिया मतलब अर्जित लाभ पर 30% लाभ पर बेच देता है, तो इसके लिए सेलिंग प्राइस हो गया। ये इसका क्या था, सीपी था। और ये क्या था, वास्तविक मूल्य था। तो वास्तविक मूल्य पर अगर मुझे क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है, तो 100 पर कितने का लाभ हुआ है, 6.6 का हुआ है। 100 पर ही कैलकुलेशन हो रही है, तो यही परसेंटेज में आ जाएगा, मतलब 6.6 का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। देखो भाई, अपन तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ समझाने के लिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, सिर को थोड़ा धीरे से दीवार में मारना है, मतलब याददाश्त बनी रहे इतना, ठीक है ना। थोड़ा जोर से भी ऐसे टक करके नहीं आ जाना है, थोड़ा जोर से मारना है, ताकि पढ़ने के लिए थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। एक संख्या को किसी भाजक से विभाजित करने पर 42 शेषफल बचता है। जब मूल संख्या के 3 गुने को उसी भाजक से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 74 बचता है। भाजक का मान क्या है। अब देखो, एक संख्या थी कोई, उसे मैं किसी संख्या से डिवाइड कर रही हूँ, तो शेषफल 42 बच रहा है। जब 3 गुना कर दूंगी तो पूरी संख्या डिवाइड होगी जिसमें से कर रही हूँ, ठीक है ना। बचेगा क्या, शेषफल का 3 गुना, शेषफल का 3 गुना बचेगा, तो इसका 3 गुना करेंगे हम, तो 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 126 ये। अब रिमाइंडर कितना बच रहा है हमारे पास, 72। इन दोनों का क्या करना है, हमें डिफरेंस लेना है, 74। रिमाइंडर का 3 गुना, इसको डिवाइड करेंगे इस संख्या से, तो अब क्या है, अब जो हमारे पास संख्या होगी जिससे हम डिवाइड कर रहे होंगे वो आएगी निकल के, तो वो कितनी आ जाएगी, इसमें से माइनस करेंगे तो ये 2 और ये हमारे पास 52, ये हमारा आंसर होगा। अब देखो, कुछ बच्चे कहेंगे कि रिमाइंडर जो है संख्या से छोटा होता है हमेशा। यस, रिमाइंडर हमेशा संख्या से छोटा होता है, बट इसमें अपना दिमाग आपने नहीं लगाना है। बेसिक तरीका पे जाएंगे तो वो फिर लंबा हो जाएगा और उसे हम बैच में सिखाएंगे, ठीक है। अभी आपका एग्जाम चल रहा है, तो अगर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है तो आपने क्या करना है, देखो संख्या मैंने मान ली कि n है और मैं इसे d से डिवाइड कर रही, ठीक है ना। तो ये n तो डिवाइड होगी d से, अब मैं n को 3n कर दूं तभी तो ये d से डिवाइड होगी ना। n को मैंने 3n कर दिया तभी ये d से ही डिवाइड होगी। तो रिमाइंडर का 3 गुना बचेगा मेरे पास, जो भी है रिमाइंडर का 3 गुना जब मैं n से डिवाइड d से डिवाइड कर रही हूँ, तो d से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास जो भी रिमाइंडर आएगा वो यहाँ से बचेगा। यहाँ से रिमाइंडर क्या आ रहा है मेरे पास, 74। तो 74 अगर रिमाइंडर आ रहा है तो 126 में 74 माइनस करेंगे, मतलब कि 52 से आप क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं संख्या, ठीक है। रिमाइंडर हमेशा संख्या से छोटा आता है, ये सही बात है कि जिस भी संख्या से आप डिवाइड कर रहे हैं रिमाइंडर उससे हमेशा कैसा आएगा, छोटा आएगा। बट इसमें अपना दिमाग नहीं लगाना है। आप कहेंगे कि रिमाइंडर तो 74 बच रहा है तो 52 से कैसे डिवाइड करेंगे, तो ये कैसे कैसे वाला सवाल है ना, हम बाद में सिखाएंगे आपको, ठीक है। चलो, अभी एग्जाम चल रहे हैं तो अभी एग्जाम वाले ही तरीके में आपको बता रही हूँ। क्वेश्चन अगर ये देखने को मिलता है तो वैसे ही करके आना है, अपना दिमाग ज्यादा उसमें नहीं लगाना है। एक विक्रेता दावा करता है कि वह गेहूं को 35% की हानि पर बेचता है, लेकिन वह ऐसे वजन का उपयोग करके धोखा देता है जो अंकित वजन से 60% कम होता है। उसका लाभ प्रतिशत इस 2 स्थानों तक बताएं, ये हमसे कहा जा रहा है, ठीक है जी। एक विक्रेता दावा करता है कि वह गेहूं को 35% की हानि पर बेचता है, मतलब कि 100 रुपए में खरीद के लाता है तो कह रहा है कि मैं 65 रुपए में बेच रहा हूं उसको, लेकिन वह वजन का धोखा करता है और अंकित वजन से 60% कम देता है। मतलब 100 ग्राम की जगह अगर मैं ग्राम में ले लूं तो 100 ग्राम की जगह पर वो कितना देता है, केवल 40 ग्राम देता है, ठीक है ना, इतना देता है। लिया कितना है इसके लिए इसने 65, दिया कितना है 40, तो प्रॉफिट कितने का कमा लिया इसने 25 का। किस पर, जो इसके पास से गया है उस पर, ठीक है ना, तो 40 पर। तो इसे हमें परसेंटेज में लिखना है, कितना आ जाएगा 20 दूनी और 20 पंजे और 2 से काटोगे तो 2 1 2, 2 दूनी 4 और 12 5 7। अरे रे, गलत कर दिया क्या मैंने, 65 है ना, मैं 24 को लिख दिया। ये हमारे हाथ है ना, कुछ भी लिख देते हैं और हमारी आंखें भी कुछ भी देख लेती है। ये हमारे पास 25 और ये 40, ठीक है जी। अब आप कर सकते हैं ठीक से। तो ये आपका कितना आ जाएगा 20 दूनी और 20 पंजे और 25 पंजे कितना होगा 125/2। 125/2 का मतलब होगा 62.5%, 62.5%। और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है जी। ये आपका पॉइंट लगा हुआ है यहाँ पर। अभी समझ में आ रहा है, ऐसे नहीं तो आप कर लो इसको, 125 लिखो ऐसे, फिर आप 2 से इसे डिवाइड करो, 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4, फिर पॉइंट लगाओ यहाँ पर, ऐसे करो, ओके। चलो,
ऐसे बट नहीं करना है, बड़े हो गए हैं तो थोड़ा सा बड़े वाला फील लेके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बच्चों की तरह नहीं। नहीं मैम इसे और बेसिक से बताओ, और बेसिक से क्लास में कराया था, मतलब कि सिलेबस में कराया था। यदि किसी निश्चित राशि पर दूसरे वर्ष अर्जित ब्याज 8,096 है और ब्याज दर 10% प्रतिवर्ष वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है, तो वह राशि क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो, यदि किसी निश्चित राशि पर दूसरे वर्ष अर्जित ब्याज 8,096, केवल दूसरे वर्ष, मतलब सीआई की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? सीआई की बात हो रही है, पहले साल का और दूसरे साल का। ठीक है, प्रिंसिपल में मान लेती हूँ कितना है, 100 है, 100, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारे पास में, 10%। तो पहले साल जो ब्याज मिलेगा वो इसका 10%, मतलब कि कितना मिलेगा, 10 रुपए। दूसरे साल भी 10 रुपए तो मिलेगा, लेकिन इस 10 का भी 10% ब्याज जो है मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तो इस 10 का 10% एक आ जाएगा, एक ऐड करेंगे तो 11 आ जाएगा। इस 11 की वैल्यू मुझे दे रखी है 8096। तो हमसे कहा जा रहा है राशि क्या है, राशि मैंने मानी है 100, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 की वैल्यू आ जाएगी, ये इसका कितना गुना है, 11 7 77, 3 बचेगा, फिर 11 3 33, 6 बचेगा, फिर 11 6 66 और 2 जीरो चुमकाएंगे, ये 73,600, ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर। 73,600 ऑप्शन बी क्या होगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता है जब मैंने सीआई कराया था तो मैंने आपसे कहा था कि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज लगता है, समझ रहे हो। मतलब पहले साल जो आपको ब्याज मिलेगा, दूसरे साल जो भी ब्याज मिलेगा वो प्रिंसिपल पे तो मिलेगा ही, साथ में इस वाली ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। ठीक है, अगर आप किसी से कर्जा ले रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज पर तो थोड़ा सा संभाल कर लेना। जो पुराने जमाने में देखा था ना, साहूकार लोग हुआ करते थे और गरीब लोग उनसे कर्जा ले लिया करते थे। साहूकार तो नहीं बोल सकते, थोड़ा अमीर बोल सकते हैं। ठीक है, जिनके पास थोड़ा पैसा हुआ करता था वो गरीब लोगों को पैसा दिया करते थे उधार, मतलब कि ब्याज पर। फिर वो जो गरीब इंसान था ना, वो पैसा चुकाते चुकाते बेचारा मर जाता था, उसका कर्जा नहीं उतरता था। उसकी पीढ़ियां तक वही कर्जा उतारने के लिए उस अमीर व्यक्ति के यहाँ पर नौकरी कर रही होती है, मतलब कि काम कर रही होती है, लेकिन वो कर्जा नहीं उतर रहा होता है। क्यों? क्योंकि जो अमीर व्यक्ति था वो ब्याज पे भी ब्याज, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज लगा लगा करके बहुत ज्यादा ऐसा गट्ठर बना दे रहा था, तो वो उतार ही नहीं पा रहे थे बेचारे, वो ऑलरेडी गरीब थे, तो कहाँ से देंगे वो। तो इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज पर पैसा लेना हो तो थोड़ा सा समझ के लेना कि भाई हम चुका सकते हैं या नहीं चुका सकते हैं। पता चला कि आप वही चुकाते चुकाते बूढ़े हो गए, तो ऐसे ही गलती नहीं करनी है। ठीक है, चलिए इधर आएंगे। 6 सेंटीमीटर व्यास और 7 मीटर लंबाई वाले एक तार का आयतन सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। 6 सेंटीमीटर व्यास और 7 मीटर लंबाई वाले एक तार का आयतन, तार बोले तो बेलन, ठीक है ना। अब बेलन का मैं सब कुछ आपको बता दिया है, सिलेंडर बोलते हैं इसको, सारा कुछ फॉर्मूला लिखवा दिए हैं। कोई भी ये नहीं कहेगा मैम फॉर्मूला लिखवाओगे, कूट देंगे सच में बहुत जोर से। तो 7 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर व्यास है तो रेडियस होगी इसकी 3 सेंटीमीटर की। 7 मीटर लंबाई है, 7 मीटर लंबाई, तो यह 7 मीटर लंबाई और यह सेंटीमीटर में। अब देखो ध्यान क्यों रखना पड़ेगा, क्योंकि आयतन सेंटीमीटर पूछा है, ये मीटर में सेंटीमीटर चेंज भी करना पड़ेगा। ठीक है, हमसे पूछा है आयतन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है इसका, वॉल्यूम होता है इसका पाई r स्क्वायर h। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 और r है हमारे पास 3 सेंटीमीटर, तो 3 × 3, और h है हमारे पास 7 मीटर, तो 7 का मीटर को सेंटीमीटर चेंज करेंगे 700। ठीक है जी, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर हुंदा है। ओके, ये हुंदा है कहाँ से आ गया मेरे दिमाग में। आजकल मैं कुछ भी बोल देती हूँ, इतना ही है क्या, पाई r स्क्वायर h। ठीक है, सेंटीमीटर में हमें बताना है। इसे करेंगे सॉल्व, तो 7 से हम इसे काट सकते हैं कितने बार, 100 बार, और 3 3 का 9, 9 दूनी 18, 18 का मतलब होगा कि 8 9 1 और 00, 19,800। ये आपका क्या होगा, वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब। एक तार का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में ज्ञात करें। ठीक है ना, सेंटीमीटर क्यूब किधर है, आयतन, फाइंड द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम हमेशा क्यूब में लिखा जाता है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़े। अभी देखो ये है क्वेश्चंस और मुझे x की वैल्यू बतानी है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 12/4, ठीक है, इंटू 2 की पावर 6/2 बराबर 2 की पावर, अब देखो 2 × 5 है और ये ब्रैकेट बंद है, तो 3 की पावर ब्रैकेट में x है, तो 3x हो गया। ठीक है ना, मल्टीपल करेंगे यहाँ पर करेंगे मल्टीपल, ये 3x हो जाएगा। इसको मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 3x इंटू का 5 की पावर 3x। ऐसे हम लिख सकते हैं कि नहीं, आप कहोगे यस मैम लिख सकते हो। इसे करेंगे थोड़ा सा सॉल्व, 4 × 3 = 12
और 2 तिया 6, ये ठीक है। अब मैं लिख सकती हूँ कि 10 की पावर कितनी आ जाएगी 3। बेस पावर अगर सेम है तो बेस का मल्टीपल करके पावर ऐसे लिख सकते हैं, बराबर यहाँ पर पावर अगर सेम है तो बेस का मल्टीपल 5 दूनी 10 की पावर 3x, ठीक है। तो 10 से 10 जाएगा और 3 से 3 जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 1, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर 1 आंसर होगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपने टिक करना है। चलो, यदि x बाई क्यू माइनस 1 के व्युत्क्रम मान पाती है और y बराबर 3 होने पर x बराबर 5 है, तो y बराबर 7 होने पर x का मान क्या होगा। देखो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मैं करा चुकी हूँ, फिर भी एक क्वेश्चन और करा रही हूँ, बिकॉज अगर आ गया तो आपसे वो होना चाहिए। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ कि x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 अपॉन बाई क्यू माइनस का 1, ये आ जाएगा, ठीक है। 1 अपॉन है तो के क्या होगा, कोमा रेशियो ले लेते हैं, कुछ तो रहा होगा ना, ये ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना, माइनस का 1 ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से मुझे के की वैल्यू फाउंड आउट करनी पड़ेगी, कोफिशिएंट बोलते हैं इसको, कभी कॉमन रेशियो बोल सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ से आप y बराबर 3 होने पर x बराबर 5 है, तो 5 बराबर k अपॉन 3 का क्यूब करेंगे 27 माइनस का 1, 27 ना लिख करके मैं 3 का क्यूब ही लिखती हूँ बाबा, ठीक है ना, माइनस का 1 बराबर k अपॉन 26 आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से k बराबर आ जाएगा 26 पंजे 130, ये आ जाएगा। अब k की वैल्यू 130 हमारे पास आ गई है, तो y बराबर 7 रखने पर x का मान क्या होगा, तो ये होगा 130 बट्टे 7 का क्यूब माइनस का 1, तो x बराबर 130 बट्टे 343 में से 1 जाएगा तो 342, और इसे हम काट सकते हैं 2 से, तो 2 से काटेंगे 65, 2 से काटेंगे तो 2 × 2 2 से 14, फिर 2 × 2 65 अपॉन 171। ऑप्शन डी क्या होगा आपका राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, एक ठोस गोले के पृष्ठ को पेंट करने के लिए 4 लीटर पेंट की आवश्यकता थी। यदि इस ठोस गोले के 4 समान टुकड़े बनाए गए हैं तो इन 4 टुकड़ों के सभी पृष्ठ को पेंट करने के लिए कितने लीटर पेंट की आवश्यकता होगी। अब देखो एक ठोस गोला है और इसको पेंट करने के लिए 4 लीटर पेंट की आवश्यकता थी, ठीक है ना। फिर हमने क्या किया, इसको ऐसे ऐसे काट दिया 4 भागों में। 4 भागों में जब हमने काट दिया तो एक जो पूरा भाग है ये वाला बाहर वाला, अब इसको हम काटेंगे तो अंदर से जो भी पार्ट बनेगा ना, अंदर से आप काट के देखना, ठीक है ना, तो वो बाहर वाले एरिया के बराबर ही अंदर वाला पार्ट दोनों तरफ का बनेगा। तो एक पहले एक पेंट यहाँ यहाँ 1 लीटर लग रहा था, तो अब 2 लीटर लगेगा, तो अब टोटल कितना लग जाएगा 4 लीटर का डबल कर देंगे और ये 4 दूनी 8 लीटर आ जाएगा, ठीक है ना। ये क्या होगा आपका आंसर, कुछ भी दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, बस थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिकली आपको सोचना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है 6 अंकीय संख्या 64, 93, 89 में सबसे छोटी एक अंकीय संख्या जोड़ने पर वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी, वह संख्या क्या है। तो 11 से विभाज्यता का प्रैक्टिस में करना, बच्चों वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इससे करेंगे आप प्रैक्टिस में। दूसरा करूंगी मैं, एक ठोस घनाभ के 3 आसन फलकों के क्षेत्रफल 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, 232 सेंटीमीटर स्क्वायर और 174 सेंटीमीटर स्क्वायर है। घनाभ का आयतन क्या है। ऐसा क्वेश्चन मैंने पहली क्लास में कराया है, पहला ही क्वेश्चन है, तो इसे भी आप किसमें करेंगे प्रैक्टिस में, ठीक है ना। प्रैक्टिस मैं लिख देती हूँ वॉल्यूम, जो घनाभ का जो वॉल्यूम होता है किसका, क्यूबॉइड, ठीक है ना, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है क्यूबॉइड का, ठीक है, जो वॉल्यूम होता है क्या वॉल्यूम, वो क्या होता है 3 डायमेंशनल फिगर होता है ये, तो लंबाई इंटू का चौड़ाई इंटू का ऊंचाई। अब अलग अलग नहीं दे रखा है तो होता है अंडर रूट का LB इंटू का BH इंटू का HL, ये भी हम कर सकते हैं वॉल्यूम बराबर, ठीक है, कर नहीं सकते होता है, ठीक है। यही दे रखा है कि आसन्न फलकों का क्षेत्रफल मतलब LB, BH और HL, ठीक है, ये हमको दे रखा है। तो वॉल्यूम के लिए दोनों फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, आजकल ये पूछा जा रहा है तो ये आपको कंपलसरी है कि ये आपको याद होना चाहिए, LVH, ठीक है। ये प्रैक्टिस में क्वेश्चन है और आप करेंगे, फॉर्मूला मैंने लिख दिया है और आंसर शायद 1044 होगा इसका, बाकी आप देख लीजिए। चलो मैं ही करती हूँ भाई, आप पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, क्वेश्चन अच्छा है छोड़ नहीं सकते, क्वेश्चन अच्छा है छोड़ तो बिल्कुल भी नहीं सकते। तो मैं यहीं पे तोड़ लेती हूँ, पहले इसको अंडर रूट में लेके आना है मुझे, 4 से तोड़ो, 4 पन्ना 20 और 4 8 32 इंटू का 4, इसको भी तोड़ सकते हैं 29 इंटू का 4 दूनी 8, ऐसे लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं कि 8 दूनी नहीं 4 से कटेगा, 4 से भी 2 से कटेगा, 2 8 16 और उसके बाद 2 7 14, ठीक है, इंटू 2, इसको हम 29 तिया कर सकते हैं, ठीक है ना, 3 दूनी 6, तो 29 इंटू 6 ऐसे कर सकते हैं, 6 दूनी 12 और 9 6 54 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका। अब इसको हम कर सकते हैं 9 तिया 27 या फिर
क्या कर ले, 9 3 27 बना लेते हैं, ठीक है। 3 वहां से आ जाएगा, 8 2 16 इधर से आ जाएगा, ठीक है। 9 3 27 कर लेती हूँ, 9 3 27, ओके, 9 3 27, ये हो गया। अब देखो यहाँ से तोड़ो, यहाँ से इसमें अंदर लेके आएंगे आप इसको, मेरे सब मल्टीपल में आएगा, तो ये हमारा बाहर निकलेगा 29, इसके बराबर 29, ठीक है ना, बाहर निकलेगा रूट में से 29 आ जाएगा। फिर 9 3 27 और 27 3 81 का मतलब 9 आ जाएगा। फिर यहाँ 2 बचेगा, 8 2 16 का मतलब 4 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। 9 चौक 36, 6 और 6 9 54, 4 आएगा लास्ट में, 1 दे रखा है, ये आपका आंसर होगा 1044। दिस इज योर आंसर, ठीक है। ऐसे तोड़ के कर लेना है, जरूरी नहीं कि आप इसमें रखोगे तब तोड़ोगे तब आपका आंसर आएगा, यहाँ से भी आप तोड़ सकते हैं। पेट्रोल के मूल्य प्रति लीटर में 80% की वृद्धि होती है, इसकी खपत को कितना प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि उस पर व्यय केवल 35% ही बढ़े, ऐसा हमसे कहा जा रहा है। तो मैंने आपको ये लिखवाया था कि एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस इनटू का क्वांटिटी या फिर कंजप्शन, ठीक है। ये यहां से मेरे को अगर कंजप्शन चाहिए तो कंजप्शन बराबर कितना आ जाएगा, एक्सपेंडिचर बट्टे प्राइस। क्वांटिटी चाहिए तो क्वांटिटी बराबर कितना आ जाएगा, एक्सपेंडिचर बट्टे प्राइस, क्योंकि या में लिखा हुआ है। लेकिन अगर मुझे प्राइस चाहिए तो एक्सपेंडिचर बट्टे क्वांटिटी या फिर कंजप्शन, ठीक है, ये आ जाएगा। समझ रहे, ये मैंने आपको लिखवा दिया। आप क्वेश्चन पे आएंगे, 80% वृद्धि होती है प्राइस में, तो प्राइस 80% का मतलब होता है 4/5, ठीक है, मतलब 5 से 4 बढ़ा है तो 9 हो गया होगा। और एक्सपेंडिचर जो है 35% बढ़ा है, 35% मतलब कि 7/20, मतलब 20 से कितना हो गया होगा, 27 हो गया होगा। यहाँ से मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए क्या, कंजप्शन। कंजप्शन चाहिए तो 20/5 मतलब कि 4 आ जाएगा, 27/9 मतलब कि 3 आ जाएगा। कितना कम करना पड़ेगा, 1 इस पर 4 पर, 1/4 बराबर क्या होता है, 25%। 25% कंजप्शन कम करना पड़ेगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। चलो, एक बॉक्स में 1 दर्जन सेबों का औसत वजन 750 ग्राम है, यदि 5 सेब जिनमें से प्रत्येक का वजन 600 ग्राम है जोड़े जाते हैं तो नया औसत वजन क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। इसको करेंगे आप प्रैक्टिस में, एकदम लल्लूएस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन में करा चुकी हूँ बहुत सारे और पॉइंट में दे रखा है, तो करना इसको। आंसर शायद नहीं, कंफर्म है, यही वाला है इसका, ठीक है ना, 705.8। एक व्यक्ति 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 6.5 घंटे तक गाड़ी चलाता है, फिर अपनी गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाता है और 1 घंटे में गंतव्य तक पहुंच जाता है। पूरी यात्रा के दौरान व्यक्ति की औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। जो 55 किलो औसत गति, एवरेज स्पीड बराबर कुल दूरी बट्टे कुल समय, तो कुल जो डिस्टेंस आएगी वो आ जाएगी हमारे पास 55 इंटू का 6.5 प्लस फिर अपनी गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाता है, 15 ऐड करेंगे तो 60 से कितना हो जाएगा, 70, 55 और 15 70, ठीक है ना, ये हो जाएगा, ओके जी। 1 घंटे में अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है, 70 की स्पीड से 1 घंटा चलाया तो टोटल डिस्टेंस ये आ जाएगी। टोटल टाइम कितना आ जाएगा, 6.5 प्लस 1 7.5, ये क्या आ जाएगी हमारे पास, एवरेज स्पीड, समझ रहे हो, ये आ जाएगी। अब इसको करेंगे सॉल्व, इसको क्या करेंगे सॉल्व। 5 थोड़ा सा अच्छा नहीं बना है, हम इसे थोड़ा सा अच्छा बनाएंगे, फिर इसे करेंगे सॉल्व, ठीक है। चलिए, यहां से इसे काट सकते हैं, यहां से पॉइंट उड़ाएंगे और यहाँ एक 0 चिपकाएंगे, बिकॉज पॉइंट उड़ा है ऊपर 0 जाएगा, ठीक है। अब इसे 25 से काट सकते हैं, 25 तिया 75 और 5 से काटेंगे 14 बार, 5 से काटेंगे 2 बार, 5 से काटेंगे 11 बार, 5 से काटेंगे 13 बार, ठीक है, ये आ जाएगा। इन दोनों का मल्टीपल करेंगे, इन दोनों का तो 3 4 और 1, इन दोनों का करेंगे तो 14 दूनी 28, दोनों को ऐड करेंगे तो लास्ट में 8 और 3 11, कर लेंगे 1 6 और 1 7 और 1 भी बट्टे 3, 3 से काटेंगे 5 15 और 7 21 57, ये आपका आंसर आ जाएगा। एवरेज स्पीड क्या होगी, 57 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको सॉल्व करके ऐड वैड करके नहीं लिखना है, डायरेक्ट काटना है, एग्जाम में यही तरीका लगाना है। एक पाइप एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, एक अन्य पाइप भरी हुई टंकी को 30 घंटे में खाली कर सकता है। ये दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी के 2/3 भरने में कितना समय लगेगा। एक पाइप ए मैंने मान लिया जो टंकी को भरता है और ये 6 घंटे में भर सकता है, एक पाइप बी मैंने मान लिया जो टंकी को खाली करता है और 30 घंटे में खाली कर सकता है। टंकी में पानी कितना आएगा, एलसीएम 30 आ जाएगा, 6 से काटोगे तो 6 पंजे 30, 30 से काटोगे 30 एकम 30, दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाएगा तो पानी भरा जाएगा केवल 4 लीटर, ठीक है, क्योंकि ये तो खाली हो रहा है, ये प्लस का है और ये माइनस का है, ठीक है, खाली हो रहा है। तो 1 घंटे में पानी भरा जा रहा है केवल 4 लीटर, लेकिन हमसे 2/3
भरना है हमें, केवल उसको भरने में कितना समय लगेगा ये हमसे कहा जा रहा है। 2/3 हमको लेना है। 2/3 का मतलब होगा कि 20 लीटर पानी हमें केवल भरना है। तो 20 लीटर पानी भरने में कितना टाइम लगेगा? 20/4, 4 पन्ना 20, मतलब कि 5 घंटे का समय लगेगा। और ये क्या होगा आपका आंसर बा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी देखो मैं बहुत ज्यादा बेसिक से डिटेल में क्यों नहीं समझा रही हूँ, क्योंकि ये है एग्जाम के लिए सीरीज। जब मैं सिलेबस आपको करा रही थी तो हर क्वेश्चन को बहुत आराम से समझा के कराया है मैंने, ठीक है। तो सिलेबस अगर आपने नहीं देखा है तो वो आपकी गलती है, मेरी गलती बिल्कुल भी नहीं है। तो मुझसे नहीं कहेंगे मैम आपकी गलती है। पहले 111 सम संख्याओं का औसत क्या है ये हमसे कहा जा रहा है। तो सम संख्याओं का जो योग होता है सम, ठीक है, पहले मैं इवन नंबर लिखती हूँ, ठीक है ना। इवन नंबर का जो सम होता है वो होता है n ब्रैकेट में n प्लस का 1, ठीक है ना। ऑड नंबर का जो सम होता है वो होता है आपका n स्क्वायर। और नेचुरल नंबर का जो सम होता है, मतलब प्राकृतिक संख्याओं का नेचुरल नंबर का जो सम होता है वो होता है आपका n ब्रैकेट में n प्लस का 1 अपॉन में कितना 2, ठीक है। तो अगर मुझसे एवरेज की बात करी जाएगी कि एवरेज क्या होगा, तो सम को n से भाग कर देंगे तो एवरेज n से n कटेगा और n प्लस का 1 बचेगा। यहाँ पर एवरेज की बात करेंगे तो n से n कटेगा, केवल n बचेगा। यहाँ पर एवरेज की बात करेंगे, किसके एवरेज की बात करेंगे तो n से n कटेगा और n प्लस का 1/2 होगा, ठीक है जी। अभी समझ में आ गया। तो यहाँ पर है सम संख्याएं, तो एवरेज कितना आ जाएगा, एवरेज अगर हम निकालेंगे तो n प्लस का 1 मतलब 111 प्लस का 1 करेंगे तो 112, ये आपका आंसर हो जाएगा। बस बात खत्म, पैसा हजम। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन ले। 250 मीटर लंबी एक ट्रेन 7 किलोमीटर प्रति घंटे गति से उसी दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 36 सेकंड में पार करती है, मतलब अपनी दूरी को 36 सेकंड में पार करती है। इस ट्रेन को दूसरी 415 मीटर लंबी ट्रेन जो विपरीत दिशा में 82 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लेगी। पहले इस ट्रेन की मेरे को क्या चाहिए, स्पीड, ठीक है, इस ट्रेन की स्पीड। तो इस ट्रेन की स्पीड में मान लेती हूँ x, तो सेम डायरेक्शन चल रहा है उसी दिशा में, तो x माइनस के 7 बराबर 250 बट्टे कितना आ जाएगा 36। अभी आएगा मीटर पर सेकंड में, मुझे चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 18/5 से क्या करेंगे मल्टीपल, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। जो प्रैक्टिस चल रही है क्लास में तो चूमे मत करना मेरे से, ठीक है। 5 दूनी 10, 0 से 0 उड़ाएंगे 25, तो x बराबर आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा, प्लस करेंगे 32। ये 32 किलोमीटर प्रति घंटा पहले वाली ट्रेन की स्पीड हमारे पास आ गई। अब हमसे कहा जा रहा है इस ट्रेन को दूसरी 415 मीटर लंबी ट्रेन जो कि विपरीत दिशा में चल रही है, अब विपरीत दिशा में चल रही है तो स्पीड ऐड होगी, ठीक है। डिस्टेंस तो हमेशा ऐड होती है, चाहे विपरीत में चले चाहे सेम में चले। तो 250 और ये कितना आ जाएगा आपका 600, 650, 665, ठीक है ना, 665 टोटल डिस्टेंस। और आपका टोटल मीटर में है ना, तो हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा स्पीड को। 82 प्लस का कितना है हमारे पास इधर 32, ये आ जाएगा 665 बट्टे ये आ जाएगा हमारे पास 114। इससे मुझे चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में। 18 ऊपर चला जाएगा, 5/18 18 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब से सॉल्व करो, 19 से काट सकते हैं, 19 छिक्के 114 और 19 तिया 57 और उसके बाद 19 पंजू 95, ठीक है जी, ये हो गया। अब उसके बाद क्या होगा, 6 तिया 18, 5 सत्ते 35 और 7 तिया 21, ये आपका आंसर होगा ऑप्शन डी वाला 21 मीटर। अच्छा कितना टाइम लगेगा, 21 सेकंड का टाइम लगेगा, ठीक है, 21 सेकंड का टाइम लगेगा पहली वाली ट्रेन को दूसरी वाली ट्रेन को पार करने में, ठीक है। चलिए एक दौड़ में एक एथलीट पहले लैप में 61 सेकंड में 366 मीटर की दूरी तय करता है, वह उतनी लंबाई का दूसरा लैप 183 सेकंड में तय करता है। एथलीट की औसत गति मीटर पर सेकंड में कितनी है हमसे कहा जा रहा है। तो टोटल डिस्टेंस बट्टे टोटल टाइम, उतनी ही दूरी है तो इतना इंटू 2 से मल्टीपल कर दो। टोटल टाइम 61 सेकंड का और 183 सेकंड का, तो ये 4 आ जाएगा और 8 6 14 कर लेंगे, 1 आ जाएगा 244, ठीक है। ये आ गया कुल दूरी बट्टे कुल समय। यहाँ से इसको हम उड़ाएंगे तो 2 से पहले इसको उड़ाते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 12 तिया 36, 2 तिया 6, इससे पूरा 3 बार कट जाएगा, तो 3 ये आपका आंसर होगा 3 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन डी क्या होगा आपका राइट आंसर। कर पाएंगे ऐसा कोई सवाल मिलेगा तो करके आना बाबा, छोड़ के आए ना तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी। पिंकी ने 14 प्रति किताब की दर से
25 किताबें, 7 प्रति पेन की दर से 40 पेन और 6 प्रति पेंसिल की दर से 15 पेंसिलें खरीदी। सभी स्टेशनरी सामानों के औसत मूल्य क्या है? कुल सामान का प्राइस बट्टे कुल सामान की संख्या, ये आपको लगाना है, इसे आप प्रैक्टिस में करके आना है। ठीक है, प्रैक्टिस करना है इसकी बाबा, ऐसे ललुआ सवाल अपन नहीं करेंगे। 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर रही एक बस 8 घंटे में एक यात्रा पूरी करती है। 20 घंटे में समान दूरी तय करने के लिए उसे किस गति से यात्रा करनी पड़ेगी? प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ऐसे फुद्दू फुद्दू सवाल हमसे नहीं पूछना है। यदि 8% और 9% की 2 करने की छूट है, प्रैक्टिस करनी है। देखो कितने सारे सवाल मैं प्रैक्टिस में दे रही हूँ, यार लास्ट क्लास है इसकी। ठीक है ना, अभी नया बैच स्टार्ट करेंगे हम। 5 संख्याओं का योग 655 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 78 है और तीसरी संख्या 104 है। शेष 2 संख्याओं का औसत क्या होगा? 5 संख्याओं का योग है ये। ठीक है, योग, तो योग में से बाकी माइनस कर दो। पहली 2 संख्याओं का औसत इतना है, तो 2 इंटू का 78 और एक संख्या तीसरी संख्या 104, तो इसको माइनस कर दो इसमें ऐड करके। ठीक है, 2 संख्याओं का सम आ जाएगा। अब 2 संख्याओं शेष 2 संख्याओं का औसत कितना है? 2 से डिवाइड कर देना बस। ये क्या आ जाएगा? बाकी की 2 संख्याओं का औसत, सही से लिख देती हूँ थोड़ा सा अच्छा सा बना के, 2 से डिवाइड कर देना। ये क्या आ जाएगा आपका आंसर? इसे सॉल्व करना, जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, मैंने इसको आपको बना के दे दिया है, ये आपका गोला, इसे करेंगे आप सॉल्व। ऐसे लुआ सवाल मेरे से मत करवाया करो। यदि एक नियमित बहुभुज के, हाँ इसे मैं करूंगा, यदि एक नियमित बहुभुज के बाह्य और अंतः कोणों के बीच का अंतर 60 डिग्री है, जिसमें से एक अंतः कोण संगत बाह्य कोण से बड़ा है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या है? तो देखो अंतः कोण का, प्रत्येक अंतः कोण होता है आपका कितना? n-2 इंटू का 180 डिग्री बट्टे n, और प्रत्येक बाह्य कोण होता है आपका 360 डिग्री बट्टे n, बिकॉज किसी भी बहुभुज में बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इनका डिफरेंस मुझे दे रखा है कितना? 60 डिग्री का। अब यहां से हम करेंगे इसे सॉल्व। इससे मैं इसको काट सकती हूँ 6 बार, इसको काट सकती हूँ 3 बार, तो ये 3n माइनस के 3 दूनी 6 माइनस के 6 बराबर कितना आ जाएगा? n मैंने एलसीएम लिया, n इधर चला गया तो n आ जाएगा। ठीक है जी, 6 और 6 12, n इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, मतलब 2n बराबर कितना आ जाएगा? 12, और n बराबर कितना आ जाएगा? 6। ये आपका क्या होगा? आंसर। तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या है 6, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। एक संख्या 11 और 12 के घनों के बीच स्थित है, यदि वह संख्या 80 और 6 दोनों के दुगने से विभाज्य है, तो वह संख्या क्या है? यदि वह संख्या 80 और 6 दोनों के दुगने से, इसका दुगना करेंगे तो 160 आ जाएगा, इसका दुगना करेंगे तो 6 दूनी 12 आ जाएगा। अब मुझे लेना है क्या? दोनों का एलसीएम। ये है हमारे पास 4 तिया 12 और ये है हमारे पास 40 इंटू 4 और ये है मेरे पास 4 इंटू का 3। ठीक है, तो एक तो 4 आ जाएगा, उसके बाद 40, उसके बाद 3 बचेगा, तो 16 तिया 48, 480। 480 से संख्या विभाज्य होनी चाहिए। ठीक है, ये हमसे कहा जा रहा है। एलसीएम ऐसे लेना है तोड़ के, वैसे दिमाग में भी ले सकते हो। देखो ये 4 है, 4 का मल्टीपल है तो 160 रहने देना है, 3 से और कर ले, 16 तिया 48, 480 आपका एलसीएम आ जाएगा। दिमाग में कर सकते हो। अब 11 और 12 के घन, 11 का घन होता है 1331 और 12 का होता है 1728। हाँ जी बेटा, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में होनी चाहिए संख्या। ठीक है, इन दोनों के बीच में, मतलब कि 4 तिया 12, 4 चौक 16 करेंगे, ज्यादा चला जाएगा, 8 तिया 24 हो जाएगा, 1840 हो जाएगा वो। तो 4 तिया 12 1200 और 8 तिया 24 1440, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। इन दोनों के बीच में संख्या होगी आपकी 1440, जो कि मल्टीपल होगी आपकी किसकी? 480 की। समझ रहे ना? 480 का मल्टीपल कितने बार कर दूं मैं? 3 बार कर दूं तो 1440 मेरे को मिलेगा। 4 तिया 12 मतलब कि 1200, 8 तिया 24 मतलब 240, 1200 में 240 ऐड करेंगे तो 1440 बनेगा। ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन बी वाला। एक इमारत के शीर्ष से समान ऊंचाई के 2 घरों का अवनमन कोण पूर्व की ओर 45 डिग्री और 30 डिग्री है। यदि दोनों घर 50 मीटर की दूरी पर है तो इमारत की ऊंचाई क्या है? ये इमारत है और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ऐसे हमसे कहा जा रहा है। अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण, ये मैंने आपको बताया था। तो ये वाला 45 डिग्री का हो गया और ये वाला 30 डिग्री का हो गया। ये जब 30 है 45 है तो ये x होता है, ये x होता है, और ये x रूट का 3 माइनस का 1 ब्रैकेट में ये होता है। इसकी दूरी मेरे को 50 मीटर दे रखी है और ये वाली दूरी मेरे से पूछी है। ठीक है ना, मुझे दे रखा है क्या? x बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ से 50 बट्टे रूट का 3 माइनस का 1, ये आ जाएगा। यहाँ से इसके बराबर 50 लिखेंगे, x यहाँ रह जाएगा, बटे में ये आ जाएगा। इसे करेंगे रेशनलाइज, ऊपर नीचे गुणा कर लो 3 रूट का 3 प्लस का 1 से, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, 2 से काटेंगे 25 और 25
रूट का 3 प्लस का 1 ये हमारा आ जाएगा किसके बराबर, x के बराबर एग्जैक्ट। तो 25 रूट का 3 प्लस का 1 ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां से मैं लिखूंगी x बराबर 25 ब्रैकेट में रूट का 3 प्लस का 1 और ये होगा आपका आंसर। समझ में आया? चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले। 9 सेंटीमीटर लंबाई 6 सेंटीमीटर चौड़ाई और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले घनाभ को पिघला करके 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं हमसे कहा जा रहा है। तो घनाभ का वॉल्यूम 9 इंटू 6 बराबर घन का वॉल्यूम 3 इंटू 3 इंटू बनने वाले घन की संख्या, कितने घन बनाए जा सकते हैं, तो उसको मैंने x मान लिया। 3 त्रिका 9 से 9 गया और 3 दूनी 6 से ये गया, x बराबर 6 दूनी 12 घन बनाए जा सकते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आया? ऐसे ही करना है, जल्दी जल्दी से, वहां बैठ के सोचना नहीं, उतना टाइम नहीं होता है। एक सीढ़ी को एक दीवार के साथ इस प्रकार रखा गया है कि इसका आधार दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर है और इसका शीर्ष जमीन से 6 मीटर की ऊपर एक खिड़की के आधार तक पहुंचता है। सीढ़ी की लंबाई कितनी है ये हमसे कहा जा रहा है। ये है हमारे पास 6 मीटर डिस्टेंस और ये हमारे पास 2.5 मीटर डिस्टेंस। सीढ़ी की लंबाई ये है, ये हमसे पूछा है। ठीक है जी, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब देखो ट्रिपलेट बना लो, इसको हटाओ, यहाँ पॉइंट लगाओ, 5 से काटोगे 5 25, 5 से काटोगे 12 और 5 12 13 की ट्रिपलेट होती है। 5 से हमने डिवाइड किया है तो 5 से इधर कर लो मल्टीपल, तो 13 पंजू 65। ये अब देखो पॉइंट पे हटा के इधर 0 लगाया तो पॉइंट लगाओ यहाँ पर, ये आपका आंसर आ जाएगा 6.5। ऐसे करना होता है, ऐसे दिमाग लगाना होता है। ये अपने ने आपको सिखाया है कि अगर हम ट्रिपलेट को किसी भी संख्या से गुणा या भाग कर दें तो जो भी हमारा रिजल्ट आएगा वो भी एक ट्रिपलेट ही बनेगी। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के लिए एक लेके आपको बता देती हूँ, 3 4 5 ये अपनी एक ट्रिपलेट होती है 3 4 5 की। ठीक है जी, अब आप इसको गुणा कर दो, किससे से भी कर दो। मैंने मान लिया 3 से कर दिया, सभी को 3 से करेंगे तो 3 त्रिका 9, 4 तिया 12 और 5 तिया 15। ये भी अपनी क्या होगी, एक ट्रिपलेट होगी। क्या होगी, ट्रिपलेट होगी। 4 से करो, 4 से करोगे तो 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 4 पन्ना 20, ये भी अपनी एक ट्रिपलेट होगी। आप करके देख लो, 12 का स्क्वायर करोगे 144, 16 का करोगे 256, ये कितना आ जाएगा 10 का 0, 10 का 0, 3 और 1 4, 400, 400 मतलब 20, 20 का स्क्वायर। समझ रहे हो? जब भी हम किसी संख्या को जब भी हम किसी ट्रिपलेट को किसी भी संख्या से, सेम संख्या से गुणा या भाग कर देते हैं तो जो भी रिजल्ट आता है वो भी एक ट्रिपलेट ही बनती है। ये आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉट की पावर माइनस का 1 ब्रैकेट में माइनस का 1 पर रूट का 3 का मुख्य मान क्या होगा। देखिए जी, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट माइनस के 1 अपॉन रूट का 3, ऐसे लिख सकते हैं। ये होता है हमारा 1 अपॉन कॉट 60 डिग्री की वैल्यू। ठीक है, ये इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट 60 डिग्री को tan 60 डिग्री। ठीक है जी, क्या लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री। लेकिन ये माइनस का है तो ये माइनस का, और इधर भी माइनस का है ना, ये तो माइनस का। ठीक है, ये लगाना नहीं भूलना है, ये लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अब ये माइनस का tan 60 डिग्री को मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ 180 डिग्री माइनस का 60 डिग्री। ठीक है ना, ये लिख सकती हूँ। मतलब कि ये होगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। क्वाड्रेंट पे जाएंगे वही देखना पड़ेगा हमको। ऑप्शंस पे जाएंगे तो ये बनेगा हमारा, पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री, तो 6 18 मतलब कि 60 डिग्री। ये बनेगा हमारा 6 दूनी 12 120 डिग्री, तो ये बनेगा हमारा 180 में से 60 जाएगा तो 120 डिग्री। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिस इज नॉट दिस इज। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 5 मानों का प्रतिशत 36 है। यदि प्रत्येक मान दुगना हो जाए तो मानक विचलन ज्ञात करें। तो यहाँ से जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन, पहले मैं फॉर्मूला लिखवा देती हूँ, वैसे मैंने करा दिया है आपको। इसके बराबर होता है अंडर रूट का प्रसरण मतलब के वेरिएंस। ठीक है ना, ये होता है। तो यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर आ जाएगा अंडर रूट का 36 मतलब के 6। अब मैंने प्रत्येक मान को अगर दुगना कर दिया है तो इसका भी हम कितना कर देंगे, दुगना। तो न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, वो आ जाएगा 6 दूनी 12 और ये आपका आंसर। बस बात खत्म, पैसा हजम। आज का लास्ट क्वेश्चन है, यदि एक बंटन का मानक विचलन 6 है तो उसके प्रसरण का मान क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। तो मैंने आपको अभी सिखाया मानक विचलन बराबर क्या होता है, अंडर रूट का प्रसरण मतलब कि वेरिएंस। तो यहां से प्रसरण बराबर कितना आ जाएगा, वेरिएंस बराबर आ जाएगा
6 का स्क्वायर मतलब कि 6 36। ये आपका क्या होगा आंसर। ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो कोई बात नहीं है, जाने देना है, ठीक है। ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है, जो चीजें आ रही हैं उनका रिवीजन करना है अच्छे से और पेपर दे के आना है, ठीक है। चलिए मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना, खूब सारा मन लगा के पढ़ते रहना। कल क्लास होगी और डेली क्लास होंगी, चाहे पूरी क्लास नहीं पर छोटी छोटी क्लास होंगी, पर डेली होंगी, ठीक है ना। और जल्दी ही नया बैच लॉन्च करेंगे, वो सभी एग्जाम के लिए होगा। आप कोई भी एग्जाम देंगे, चाहे पुलिस का हो गया, चाहे रेलवे का हो गया, स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो गया, चाहे आपका सीजीएल का हो गया, ठीक है ना। सीजीएल मेंस तक की चीजें उसमें कवर करेंगे, बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक चलाएंगे उसको, ताकि किसी को कुछ भी नहीं आता हो उसे भी समझ में आए और एक बार में मैथ पूरा क्लियर हो जाए, बार बार पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, ठीक है। चलो मैं पीडीएफ वगैरह बना रही हूँ, काम कर रही हूँ उस पर, तो 2-4 दिन में इसे स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। जो एनटीपीसी वाले बच्चे हैं पेपर दे रहे हैं, एक बार उनसे फिर से कहूंगी, जिनका पेपर हो गया है वो चुपचाप से अपना जो चैप्टर उनके छूट गए हैं या नोट्स नहीं बना पाए हैं, उनको क्या करेंगे, अपना नोट्स बनाएंगे। कोई भी टॉपिक अगर वीक है तो उसके नोट्स बनाएंगे और बार बार प्रैक्टिस करना है, बार बार रिवीजन करना है। ये नहीं करना है कि मैं यूट्यूब पे जाऊंगा, देखूंगा कट ऑफ कितनी जाएगी, एग्जाम कब होगा, मेंस वाला रिजल्ट कब आएगा, ये सब देखिए टाइम खराब नहीं करना है, एनर्जी खराब नहीं करना है, खुद को डाउट में नहीं डालना है। मैथ रीजनिंग जीएस हर एग्जाम में आती है, तो अगर आपको एक जॉब चाहिए सरकारी तो चुपचाप से पढ़ने पे लग जाना है, ठीक है। बाकी तो आपकी मर्जी है, टाइम खराब करने के लिए आप जिंदाबाद हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना और खूब सारा मन लगा के पढ़ते रहना।